नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं स्वदेश आज। रिजर्व बैंक ने कल ब्याज दरों में अचानक बढ़ोतरी करके सबको चौंका दिया। इस बढ़ोतरी को देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई कैसे देखता है, इस बारे में बात की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा से। चलिए देखते हैं ये बातचीत। एक सरप्राइज मूव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की और सीआरआर भी बढ़ा दिया। लेकिन इन बढ़े हुए रेट्स पर आप पर क्या असर होगा, इसको समझने के लिए सबसे आसान सॉल्यूशन है देश के सबसे बड़े बैंक से बात करना। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश खारा से। उनसे हम समझेंगे कि इन बढ़े हुए पॉलिसी रेट का असर क्या होगा, न सिर्फ आप पर बल्कि बैंक पर क्या असर होगा। खारा जी, आपका शो में स्वागत है। जो मेरा सबसे पहला सवाल है और जो सभी पूछना चाहते हैं कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं उसमें देरी की? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रिजर्व बैंक ने देरी से कदम उठाया। मेरा ये मानना है कि हम पिछले 2-3 महीने से देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर सब सेंट्रल बैंक जो हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो ही एक सिचुएशन रही है। तो इसलिए जो है मेरा मानना यह है कि शायद सेंट्रल बैंक अपना सब डाटा को देखकर जो है कुछ भी डिसीजन लेते हैं। तो शायद उनको जब ये एक ट्रेंड पूरा एस्टैब्लिश हो गया तभी आरबीआई ने ये एक व्यू लिया है और इसीलिए वो दो पॉलिसी जो मतलब शेड्यूल पॉलिसी रहती हैं उनके बीच में ये डिसीजन लिया गया। जो दूसरा बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि जो अब इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कहां तक जाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि 5.15% का स्तर जो पैंडेमिक से पहले था वो वापस देखने को मिलेगा? देखिए कि ये तो जो है हमारा ये मानना है कि रेपो रेट का जो भी ट्रांसमिशन है वो तो क्योंकि अब ये एक्सटर्नल बेंचमार्क से सब रेट लिंक हो चुके हैं और क्या एक्चुअल नंबर होगा थोड़ा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का एक बिहेवियर सामने आएगा जो कि जो है फंक्शन रहेगा कि इन्फ्लेशन का क्या क्या ट्रेजेक्टरी रहती है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर की शायद रेपो रेट का निर्धारण होगा। तो इसलिए ये कह पाना मुश्किल रहेगा कि ये किस तरफ आगे बढ़ेगा और कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, ये आप मानते हैं? हाँ, फिलहाल जैसा इन्फ्लेशन का बिहेवियर है और इन्फ्लेशन चूंकि काफी हद तक जो है क्रूड प्राइसेस से लिंक है, तो इस कारण से और जो कि एक्चुअली जो सिनेरियो है ग्लोबली जो सिनेरियो है उस कारण से वो क्रूड प्राइस में इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। तो ये कंट्रीब्यूटिंग रीजंस हैं। इस कारण से अगर जो ग्लोबल सिनेरियो इम्प्रूव होगा तो मेरे को लगता है कि इन्फ्लेशन के ऊपर भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा। अगर जो है क्रूड प्राइसेस कम होती हैं तो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी भी जो है इट विल रिवर्स। चूंकि आप बोल रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की ट्रैजेक्टरी की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम डिमांड और कैपेक्स साइकिल के हिसाब से कैसे समझें? डिमांड तो एज अ फंक्शन रहता है कि आपका इनकम क्या है। अगर इनकम जो है अच्छा है और उसमें एक पॉजिटिविटी है, एक उम्मीद है कि इनकम और अच्छा होगा, तो नॉर्मली डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। और दूसरा, डिमांड को कैटर करने के लिए अगर सप्लाई साइड की अवेलेबिलिटी है जो कि अभी बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 72% ही है। तो इसलिए जो है काफ़ी अच्छा हेडरूम अवेलेबल है कि कैपेसिटी और यूटिलाइज की जा सकती है। तो उसके चलते जो है मेरे को नहीं उम्मीद है कि इसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अगर इनकम का फ्लो ठीक रहेगा, इनकम की सर्टेनिटी रहेगी, तो डिमांड बरकरार रहेगी, ये मेरा मानना है। खारा जी, एक सवाल जो सीधा आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ाए हैं उससे एसबीआई पर क्या असर पड़ेगा? फायदा होगा या नुकसान? देखिए, ऐसा है कि इस पॉलिसी में दो कंपोनेंट हैं। एक तो एमसीएलआर मतलब रेपो रेट चेंज हुआ है और दूसरा जो है जो सीआरआर का इम्पैक्ट आया है। तो सीआरआर में जो पूरे सिस्टम में तकरीबन
87,000 करोड़ का जो ड्रेन आउट हो जाएगी लिक्विडिटी, और हमारे लेवल पर उसका इम्पैक्ट तकरीबन आई थिंक शुड बी अराउंड 10,000 to 15,000 करोड़। तो हमारे को एज सच हमारे पास भी सरप्लस लिक्विडिटी अभी थी, तो इसका कोई विशेष रूप से इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो CRR हाइक का और ये इसका जो इम्पैक्ट जो रहेगा वो जो है इट विल बी ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.5%। तो हमारा ये मानना है कि चूंकि लिक्विडिटी हमारे एज इट इज हम लोग जो है रिवर्स रेपो में डिप्लॉय किया करते थे, या वेरिएबल रिवर्स रेपो में डिप्लॉय किया करते थे, या अभी जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का जो एक अपॉर्चुनिटी था इसमें डिप्लॉय करते थे, तो टू दैट एक्सटेंट हमारा थोड़ा जो अर्निंग है वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो अब डिप्लॉय नहीं होगा बल्कि वो लिक्विडिटी विल बी सक्ड। बट अगर हम देखें तो हमारा जो बुक है वो तकरीबन 75% तक का बुक लोन बुक जो है वो लिंक है विद एक्सटर्नल बेंचमार्क, जिसमें कि रेपो भी है, जिसमें ट्रेजरी बिल भी है, जिसमें MCLR भी है। तो उसमें से जो हमारी अर्निंग होगी तो नेट टू नेट हमें ये लगता है कि इट विल बी पॉजिटिव फॉर अस। खारा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल डिपॉजिटर्स का ये है कि अगली जो एल्को मीटिंग होने वाली है, क्या इसमें डिपॉजिट रेट और बढ़ेंगे, और साथ ही साथ सेविंग्स रेट जो काफ़ी दिनों से काफ़ी निचले स्तर पर चल रहा है, क्या उसमें भी बढ़ोतरी होगी? देखिए, वो तो जब एल्को में सब डाटा लेकर आएंगे तभी डिसीजन होगा, अभी तो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश खारा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश खारा जिन्होंने हमें बताया कि अगर SBI की बात करें तो करीब 10,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सिस्टम को वापस देनी पड़ेगी, जो कि CRR हाइक हुआ है उसकी वजह से, और जो टोटल इम्पैक्ट है वो करीब 0.5% होगा। तो ये थे दिनेश खारा जी जो बता रहे थे कि SBI के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा और आम आदमी इससे कितना इम्पैक्टेड होगा। लेकिन फिनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन ने इस रेपो रेट में बढ़ोतरी को बेहद ज़रूरी बताया। उन्होंने हमारी सहयोगी मेघना मित्तल से बात की। इस बातचीत में उन्होंने और कुछ क्या कहा, वो चलिए सुनते हैं। Sir, the RBI yesterday increased the repo rate. Sir, what is your comment just ahead of the US Fed hike? Necessary step. RBI ने कल ब्याज दरों में 0.40% की बढ़ोतरी की। RBI के इस फैसले पर कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों का क्या कहना है, चलिए सुन लेते हैं। What the banks will do is that the repricing cycle is 3 monthly. So you will receive that email somewhere between now and next 3 months. So it is, some of you will get it tomorrow morning, some of you will get it in within 90 days. But the fact that it is going to get repriced now is pretty much certain. You can and I think what is also important is I think what has been well articulated is that this is not the last repo rate hike, and so therefore, please remember that repo was around 5.15% pre-COVID. So at the very least, we need to get there. And if you look at it in the context of real rates, if inflation broadly averages somewhere in the vicinity between 5.25 and 5.5, we've got to get to somewhere in that vicinity between 5.25 and 5.5. So that means that anything between 75 to 100 basis points more of repo rate hikes is possible in the next 1 year. Food price increase because of the geopolitical issues, especially wheat and edible oil price going up significantly in the last 1 month. That necessitated some kind of rate increase. And that is something everybody expected, whether it was 25 basis point or 40 basis point. I think that is the only thing, it was not totally unexpected. But as far as I feel the rate increase will not straight away create a challenge for raising resources, because liquidity in the system is quite good. And bank is not the only source of raising resources. There's the other market. Liquidity is good, so raising resources is not a challenge. RBI did make it clear that even in the last meeting that they will be driven by data which is coming, and the situation is extremely volatile because of the war in Ukraine, and therefore the resultant
hikes in the oil price and also the commodity prices and edible oil, all of which are important variants, important ingredients into the India's inflation number. And inflation has been above the benchmark for last month and likely to be so this month. So maybe some early data which RBI has got has led them to take this decision even within the 2 meetings. But as the governor explained, they have done this last time also to respond to the COVID pandemic, and they reduced by 115. So therefore, 40 basis points to react to whatever developments there are, which are happening, is okay. And the other thing we have to remember is the Fed rate hike was imminent, and it has actually happened last night. So therefore, to maybe make sure that not too much outflow happens from other markets, even the equity market FII outflow has been happening for some time. But other markets, debt markets, bond markets, all of those, maybe some outflow could be held because of the Fed action.